नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में कावड़ रास्ते में होटलों ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा है। मानसून सत्र की शुरुआत के बाद लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिस उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उठा किया, किसके दबाव में उठा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था? सच सुनने की सामने है ये। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what's going on here. आप प्रश्न क्या है? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in the country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the examination system is fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को सुबह 11 बजे पेश करेंगे। बजट में आगामी वर्ष के लिए मोदी सरकार के वित्तीय रणनीति और आर्थिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की जाएगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर देने, इनकम टैक्स नीतियों में बदलाव करने और राजकोष घाटे में कम करने पर चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% का अनुमान जताया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है। आज संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को जो गारंटी दे रहा हूं, उन गारंटियों को जमीन पर उतारने के इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था
उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को जो बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। केंद्रीय बजट पर उत्तर प्रदेश में लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग चाहते हैं कि महंगाई पर सरकार ध्यान दे, वहीं युवा किसान व्यापारी इस पर अलग सोच रखते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि घरेलू बजट में आम जनता से जुड़ी चीजें महंगी होने से घरों का बजट गड़बड़ हो रहा है। साथ ही वेतनभोगी इनकम टैक्स में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखिए, कुछ तो बदलाव करना चाहिए, थोड़ा महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, युवाओं के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, इसी सब के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए और ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे कि थोड़ा लाभ दिखाई दे। एक तो ये जो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम है, इसमें से एक ही स्कीम छोड़ दे, कन्फ्यूजन होता है। दूसरा, जैसे 7 लाख रुपए तक था ना फिर न्यू रेजिम में, उसमें जो डिडक्शन पहले होती थी, इंश्योरेंस की है, स्क्री की है, अब हर बार तनख्वाह बढ़ती है, इनका टैक्स बढ़ जाता है, उसको 10 लाख तक ले आए, डिडक्शन कर दे। 3 लाख की डिडक्शन के लिए इंश्योरेंस भी कराएंगे, स्कूल फीस सब रहेगा, उसको 10 लाख तक ले आए। तो जो नए लोग हैं, नए बच्चे आते हैं, उनकी इनकम 10 लाख अब हो गई है। लाख रुपए का तो हर कोई चाहता है ना बच्चा लाख रुपए कमाए। और उसके बाद के हमारे जैसे लोग जो 20 लाख 30 लाख है, उसके स्लैब को थोड़ा सा कम कर दें, तो वो पैसा जो हम बचेगा टैक्स से, वो मार्केट में ही तो आएगा ना, तो उससे लोगों का रोजगार बनेगा। घूम फिर के तो वही आना है पैसा, मैं घर में तो रखूंगा नहीं, क्योंकि फिर एफडी कराऊंगा, फिर इनको डिडक्शन आ जाएगी। तो मिडिल क्लास को टैक्स से ही प्रॉब्लम रहती है। बाकी तो पूरे साल में जो इन्होंने करना है वो करेंगे। हमारे समझ में भी नहीं आती इतनी बड़ी बातें, टैक्स की समझ में आती है। रसोई का है, चूल्हे वाला जो अपना गैस सिलेंडर है, इसमें से सब्सिडी ठीक हटा रखी है। जो लोग चेक होने चाहिए, जो लोग इसमें नहीं है ना, उनकी भी सब्सिडी हटाओ। बहुत देख ली सब्सिडी, कोई फायदा नहीं है उससे। आम पब्लिक को थोड़ा सा नीचे आने दो, तो प्राइस नीचे घट सकता है ना। जो वाइफ है ना, वो किचन से ही मतलब रखती है, उसको सिर्फ सिलेंडर दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। इसका क्या प्राइस बढ़ गया कुछ नहीं पता। गैस सिलेंडर की लानी चाहिए, सरकार के लिए ठीक रहेगा, हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ा ले घटा ले, सरकार के लिए ठीक रहेगा। हमें फर्क पड़ता है, हम जो सारा दिन मेहनत करते हैं। जो हमारे महेश जी हैं, ये कहते हैं 4 महीने सरकार के लिए काम करता हूँ, टैक्स 30% डिडक्शन में है, हमारे को तो मिलना चाहिए, वो घटा। सरकार हालांकि बहुत, हमारे जो केंद्रीय सरकार है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग पिछले 9-10 बजट से देख रहे हैं, तो जो भी मतलब कार्यक्रम किए गए हैं देश की तरक्की के लिए करे गए हैं और देश के उत्थान के लिए करे गए हैं। गरीब से गरीब वर्ग और कॉरपोरेट वर्ल्ड तक के लिए सब तरह के बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट ने पास किए हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एज ए पेरेंट्स, जो एजुकेशन लोन है बच्चों के शिक्षा के लिए, कि शिक्षा एक तो फीसेस जो है जो बेइंतहा प्राइवेट कॉलेजेस की बढ़ गई है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस पे थोड़ा सा लगाम गवर्नमेंट लगाए, उनके लिए कुछ बजट का इंतजाम करे। और जो एजुकेशन लोन है हमारा, जो कि बहुत ही महंगा है इंटरेस्ट रेट में, तो वो उस बजट को, कार लोन का इंटरेस्ट सस्ता है, होम लोन का इंटरेस्ट सस्ता है, जो एजुकेशन लोन है जिससे युवाओं का भविष्य बनना है, उस एजुकेशन लोन को जो है अगर हम उसको कार लोन और होम लोन से भी कम रेट में ला सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और जो गरीब तबके का, लोअर तबके का व्यक्ति भी जो है कम एजुकेशन लोन, कम इंटरेस्ट में लेके वो एक अच्छी शिक्षा, अगर उसको नहीं सरकारी शिक्षा प्राप्त हो पा रही, सरकारी हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहा वो, तो वो जो है उसमें प्राइवेट कॉलेज में भी लोन लेके पढ़ सकता है कम इंटरेस्ट रेट होने से। सो उस इंटरेस्ट रेट को अगर होम लोन से कम किया जाए
सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट रखा जाए, जो भी वाजिब हो सरकारी बैंकों के अनुसार या प्राइवेट बैंकों के अनुसार, आरबीआई की नीति के अनुसार, जो भी हो। जो एजुकेशन लोन बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, और उसमें बहुत सारे मतलब जैसे सरकार ने एक टाइम में पासपोर्ट बहुत मुश्किल था हिंदुस्तान में लेना, तो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको इतना आसान बना दिया कि आज हर इंसान जो है वो आधार के तरह उसके पास पासपोर्ट है, और वो बाहर जाने की या बाहर के जो है जाके हमारे देश के उसमें तरक्की में हिस्सेदारी ले रहा है। बाहर से जो है एनआरआई जो है वहाँ से जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रही है। तो ये चीज़ अगर ये आसान हुआ, ऐसी एजुकेशन लोन अगर आसान हो जाए और कम किश्तों में हो जाए, तो बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे तो वो देश का नाम रोशन करेंगे। अगर बाहर भी जाके पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के भी अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेजेस में पढ़ेंगे, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में, तो भी हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। वो अदरवाइज नहीं पढ़ पाते या कहीं इधर उधर जो है किसी नॉन प्रोडक्ट वर्क में लग जाते। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इंडिया में इस समय सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो अगर उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए केंद्रीय बजट के उसमें, तो वो एक बेटर फ्यूचर की ओर जाएगा कि आज से 20 साल बाद लोग और पढ़े लिखेंगे, लिटरेसी रेट हाई होगा। जैसे कि हर घर में बच्चा तो होता ही है, एंड चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, इतना कंपटीशन है आईआईटी के लिए, नीट के लिए, हर उसके लिए, और उसमें मैक्सिमम जो लोग बैठते हैं वो उतने वेल टू डू फैमिलीज से नहीं होते हैं। तो अगर उनके लिए एजुकेशन लोन के लिए सुविधा की जाए, कम इंटरेस्ट रेट पे हो, तो आज से 10 साल बाद हमारे पे और डॉक्टर और इंजीनियर्स और इन्फ्लो होएगा, चाहे वो पढ़ के बाहर भी जाएं, चाहे वो पढ़ के इंडिया में ही रहें, एक इकॉनमी में ग्रोथ होएगी। तो एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट रेट एजुकेशन लोन का कम करने पे ध्यान देना चाहिए। हम केंद्र सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आम हमारे घरेलू बजट जो फेल कर गया महंगाई की वजह से, वो कम से कम गृह मंत्रालय का ध्यान रखते हुए, घर का गृह मंत्रालय किचन होता है उसका ध्यान रखा जाए, और दाल हुआ, टमाटर हुआ, ये सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। क्योंकि दाल तो महंगी ना होने पाए, टमाटर तो सीजनल फसल है, मान लीजिए टमाटर तो फसल है, प्रकृति के आधार पर निर्धारित है, लेकिन दाल को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट संभालने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उनको सॉल्व करना है, और इलेक्शन मैंडेट इस तरीके से कहता है कि हमें जनता की कंजम्पशन इकॉनमी का भी ध्यान रखना है। इस बार निर्मला सीतारमण जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो फिस्कल डेफिसिट का ध्यान रखें, लेकिन देश की जो कंजम्पशन इकॉनमी है, चाहे वो किसी भी टाइप का कंजम्पशन हो, उसमें भी तेज़ी लाएं, ताकि मार्केट का जो दूसरा हिस्सा है, जो आम आदमी है, वो भी इस देश के विकास से जुड़ सके। केंद्रीय बजट जब से मोदी सरकार बनी है, बजट के नाम पर झूठा जनता को गुमराह किया जा रहा, सही ढंग से कोई बजट इनका सही पेश नहीं हो रहा है। ये जो भी कर रहे हैं, न नौजवानों की रोजगार की व्यवस्था है कोई बजट के द्वारा, न महंगाई पे कोई इनका लगाम है। देश के नौजवान तो बहुत गुमराह हो गए हैं, ये लोग किसी तरह छल कपट करके देश में सरकार बना लिए हैं। इन बजट से देश का भला होने वाला नहीं है। इनका ऐसा कोई फंडा नहीं है जो नौजवानों के लिए, जैसे अग्निवीर इन लोगों का योजना जो लागू कर दिए, जो भी है इनका हर सो इनका फ्लॉप, कहीं कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ देश की जनता गुमराह करके, झूठ बोल करके देश के हम लोग भी वोट देते थे, दिए भी हैं, लेकिन इनका अब तक कोई स्कीम जो भी आया है इनका ठीक नहीं आया। इस नाते जब कोई बजट आएगा उसमें देश की जनता का भला के लिए नहीं है।